जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज हम सभी देखेंगे एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बातचीत। इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या अपलोड कर दिया गया, उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। आइए, और ऐसे ही हर एक चैप्टर का हिंदी का जो है वो उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए जी, प्रश्न क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो मेरे दोस्त, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 1844 ईस्वी में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट कौन है? तो ये बातचीत चैप्टर के लेखक हैं और इनके पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। इनका देहांत कब हुआ है? तो इनका देहांत 1914 में हुआ है। तो मेरे दोस्त, हम लोग एक एक क्वेश्चन के साथ कई चीजों को रिपीट करते चलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, अगला प्रश्न आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो 1914 में। याद रखिएगा, इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी। ओके, अब एक प्रश्न है साहब, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया मेरे भाई? तो उस पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। इसके अलावा आप याद रखिएगा, इनकी बहुत सारे और भी रचनाएं हैं, जैसे आप याद रख सकते हैं साहब एग्जाम्पल के तौर पर। एक है रहस्य कथा, बहुत इनकी पॉपुलर रचना है। क्या? रहस्य कथा। रहस्य कथा। नूतन ब्रह्मचारी। क्या? नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। इसके अलावा एक तो और याद रखिएगा, क्या है नाम? ये आपको याद रहना ही चाहिए, पद्मावती। क्या? पद्मावती। ये नाटक है। हाँ जी, पद्मावती, याद रखिएगा। ओके, पद्मावत पुस्तक के बारे में बात किया जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी, लेकिन पद्मावती नाटक की बात किया जाए तो बालकृष्ण भट्ट। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा कि नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है। नूतन ब्रह्मचारी जो है पुस्तक, उसके लेखक कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। और इसके अलावा याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट की एक पुस्तक और भी है, इसे आपको याद रखना चाहिए। आपको याद होगा भी यदि आप संपूर्ण व्याख्या वाला वीडियो इस चैप्टर का देखे होंगे तो। 100 अजान एक सुजान। 100 अजान, 100 अजान एक सुजान। इसके अलावा रसताल यात्रा। क्या क्या? 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट की ही पुस्तक है। 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, ये इन्हीं की पुस्तक है। इसके अलावा देखा जाए तो आपने अभी सुना रसताल यात्रा। क्या? रसताल यात्रा, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है बालकृष्ण भट्ट की ही। और ये मैं जानबूझकर पुस्तकों का नाम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके क्लास 12th में, और क्लास 12th की बात की जाए तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि लेखक से संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, इन्हें याद रखिएगा। और एक पुस्तक है रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल, यह भी किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। और मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है, तो है वाक शक्ति। तो आप जब इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो आपको एक बात का पता चला था कि इस चैप्टर में बालकृष्ण बताते हैं कि ईश्वर के द्वारा बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, जैसे कि चलने की शक्ति, घूमने की शक्ति, बहुत सारी शक्तियां हैं इंसान को। वह
दौड़ सकता है, ये बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। लेकिन उन शक्तियों के साथ साथ ईश्वर ने मनुष्य को वाक शक्ति भी दिया है, बोलने की भी शक्ति दिया है। और बालकृष्ण भट्ट उस चैप्टर में बतलाते भी हैं कि यदि ईश्वर जो है मनुष्य को वाक शक्ति न देता तो यह मानो लोग जो है लुंज पुंज से महसूस होते, जैसे एक कोने में बिठा दिए गए हों। आगे अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आया था? यह 16 वर्षों के बाद लोगों के बीच आया था। ओके, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वास्तविक बातचीत जो है कितने लोगों के बीच होता है? कितने? तो देखिए, वास्तविक बातचीत जो होता है वह दो लोगों के बीच ही होता है। वास्तविक बातचीत जो होता है वह दो लोगों के बीच होता है। इससे ज्यादा लोग होते हैं तो बात कहीं और चली जाती है। तो वास्तविक बातचीत जिसमें लोग अपनी बातों को खुलकर रख पाते हैं, एक दूसरे से मतलब बिना झिझक के रख पाते हैं, तो ये वास्तविक बातचीत जो है दो लोगों के बीच। जो ही दो लोग से अधिक लोगों के बीच बातचीत होता है तो वह बातचीत थोड़ा सा हट जाता है। और यह बातचीत यानी दो से अधिक होकर यानी 3 लोगों के बीच आ जाए तो यह बातचीत जो है अंगूठी में नग सा माना जाता है, अंगूठी में नग के जैसा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उन लोगों के बीच, जैसे आप जिन लोगों का 3 लोगों का दोस्तों का ग्रुप होगा वो लोग इस बात को समझ रहे होंगे। इसमें क्या होता है ना कि एक दोस्त का खींचातानी चल रहा होता है, 2 लोग मजे लेते हैं। इसके अलावा साथ साथ कई बार अचानक कब पलट जाएगा कोई ठीक ठिकाना नहीं था, तो याद रखिएगा। तो वास्तविक बातचीत कितने लोगों के बीच? 2 लोगों के बीच। और अंगूठी के नग से नगीने के जैसा बातचीत कितने लोगों के बीच होता है? 3। और जो ही 3 से अधिक हो गए यानी 4 लोगों के बीच हो गए तो वह बात जो है एक फॉर्मेलिटी का बस हो जाता है। वह बात जो है वह बस कैसा होता है? फॉर्मेलिटी के जैसा हो जाता है। जैसे वह बातचीत क्या हो, राम रमोगल हो जाए, वो मतलब वास्तविक मुद्दे पर बात नहीं होती है। लोग अपने मन की बातों को खुल के नहीं रख पाते हैं। आइए साहब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साहब, यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहा जाता है? तो यूरोप में बातचीत की कला को मैंने बता रखा है कि यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं बच्चे? तो कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो चीज यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, जो चीज क्या बोला जाए यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जाना जाता है, वो यदि बात किया जाए तो भारत में सुहृद गोष्ठी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? सुहृद गोष्ठी के रूप में। यानी कि जो बहुत अच्छे बोल लेते हैं, जिनको बोलने की कला आती है, तो वो प्रवीण कला जो हो उसको क्या कहते हैं? सुहृद गोष्ठी। आइए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक शुष्क पंडितों के बीच आधुनिक शुष्क पंडितों के बीच या बातचीत को क्या कहा जाता है? जो आधुनिक बड़े लोग हैं, और बड़े लोग कहने का मतलब है कि जो ज्ञान को जानते हैं, ज्ञान कैसे, वेद पुराण, तो ऐसे लोगों की जो बातचीत है, आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है शास्त्रार्थ। क्योंकि आधुनिक शुष्क पंडित जो है शास्त्रों से चीजों को बतलाएंगे, हर एक मुद्दे को, कॉन्सेप्ट को शास्त्रों से जोड़कर बताया जाता है। और हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत जो होती है वो कैसी होती है? तो सारगर्भित होती है। यानी 25 वर्ष से ऊपर के जो लोग हो जाते हैं उनकी बातों को देखिएगा, उनकी बातें कैसी होती है? सारगर्भित, अर्थात कुछ सीखने लायक होता है।
उनकी बातों में कुछ मुद्दा होता है, उसमें उस बातों का कुछ न कुछ सार होता है। याद रखिएगा, किस किस उम्र से? 25 वर्ष से ऊपर वालों के बातचीत में। और ये किसके अनुसार? ये है बालकृष्ण भट्ट के अनुसार। 25 वर्ष से नीचे वालों की बातचीत, 25 वर्ष से नीचे वालों की बातचीत जो होती है, दिल बहलाव होता है। वह अपनी बातों मतलब बस अपना दिल बहलाते हैं, मेन मुद्दे से या समाज सुधार जैसी बातें उनमें बहुत कम देखने को मिलता है। और ये कौन बता रहा है? बालकृष्ण भट्ट। तो आपने क्या देखा, 25 वर्ष से अधिक के जो लोग रहते हैं उनकी बातों में क्या होता है? सारगर्भित होता है। और जो कम के होते हैं तो उनकी बातें जो होती हैं वह दिल बहलाव वाली बातें जो हैं ज्यादा होती हैं। हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाई देती है? तो हमारी भीतरी मनोवृत्ति है वो नया नया रंग, हर वक्त हर मुद्दे पर एक नई चीजें देखने को मिल सकता है। तो हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है? नए नए रंग। जब हम मन को, जैसे ही क्या बोला जाए, बालकृष्ण भट्ट इस चैप्टर में बतलाते हैं कि जैसे जैसे हम मन को खुलापन देते हैं तो वह नई नई बातों को, नए नए रंग को सामने लाती है। ठीक है, इसके अलावा पहला प्रश्न हम लोगों ने देखा था, एक छोटा सा चीज याद आ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि बता दूं आपको। एक क्वेश्चन हम लोग किए थे हिंदी प्रदीप पत्रिका, हिंदी प्रदीप पत्रिका के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, ये बताया गया आपको। बस मैं उसी टॉपिक की ओर जाऊंगा। और ये कब लिखा गया था? तो 1877 में। कब इसका संपादन हुआ था? तो 1877 में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत कैसा होता है? तो आप जाने ही, सारगर्भित। इसके अलावा आपने जाना कि उनसे नीचे वाले, 25 वर्ष से जो नीचे होते हैं, उनके बातों में बहुत सार नहीं होता, मतलब समाज से संबंधित जुड़ी बातें नहीं होती, तो उनकी बातें जो होती है दिल बहलाव होती हैं। और हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाई देती है, क्या दिखलाती है? तो ये नए नए रंग। ओके, हाँ जी, भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? तो बालकृष्ण भट्ट भीतरी मनोवृत्ति के लिए एक शब्द यूज किए हैं, चमनिस्तान। क्या ये शब्द यूज किए हैं? चमनिस्तान। यानी इंसान के अंदर का जो भीतरी मनोवृत्ति है वह उसका चमन है, बाग है, अर्थात वही उसका असली रहस्य है। चमन यहाँ पे है बाग, चमन मतलब क्या होता है? बाग, बगीचा, अर्थात उसके भीतरी मन में ही उसका व्यक्तित्व छुपा होता है। तो भीतरी मनोवृत्ति को इन्होंने चमनिस्तान क्यों कहा? क्योंकि बालकृष्ण बतलाना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का भीतरी मन जो है, मन के अंदर जो बातें छिपा के रखा है, वह ही उस व्यक्ति का रियल व्यवहार है, अर्थात वही उसका चमन है, अर्थात बाग है, चमनिस्तान है। जिह्वा को क्या माना गया है? जिह्वा को बालकृष्ण भट्ट ने कतरनी माना है कि जिह्वा पर यदि कंट्रोल न किया जाए तो ये कतरनी के जैसा कहीं भी चल जाता है। कतरनी बोले तो कैंची कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि कैंची जैसे एक बार चल जाती है किसी कपड़े पर तो फिर उसे, मतलब जो कट जाएगा उसे फिर क्या बोला जाए, कैंची को कितना भी पीछे कीजिए, कैंची के द्वारा तो उसे नहीं जोड़ा जा सकता। तो यही कहना चाह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट इस चैप्टर में कि जिह्वा जो है, हमारी जीभ जो है, वो कतरनी के जैसी है, इसको संभाल कर बोलना चाहिए। रहीम कह चुके हैं इसी पर कि रहीमन जिह्वा बावरी, कह गई सरक पतार, आपू तो कहीं भीतर गई, जूती खात कपार। रहीम भी इसके बारे में कहते हैं कि रहीम कहते हैं कि जिह्वा जो है बहुत ही बावली है, कह गई सरक पतार, आपू तो कहीं भीतर गई, जूती खात कपार। यानी रहीम कहना चाहते हैं कि हमें जीभ को संभाल कर बोलना चाहिए।
मतलब जो भी बोले सोच समझ कर बोले, नहीं तो कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाएंगे। रही मन जीवा बावरी, आपू तो कहीं भीतर गई, जूती खात कपार। उल्टा सीधा बोलिएगा, जूती खाएगा कौन? कपार। इसलिए हम सभी को अपनी जीवा को संभाल कर बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जीवा को क्या मानते हैं? कतरनी मानते हैं, और इसलिए कहते हैं कि बातचीत करते वक्त हमें अपने जीवा को पर क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। ठीक है, क्रोध को क्या माना गया? तो क्रोध को इस चैप्टर में शत्रु माना गया है। और बतलाते हैं बालकृष्ण भट्ट कि यदि इंसान को क्रोध आए तो उसको चुप रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो है इंसान का शत्रु होता है। क्योंकि जब इंसान क्रोध में बोलेगा तो कुछ भी बोल जाएगा, बाद में उसको पछतावा होगा। तो बालकृष्ण भट्ट क्रोध को क्या मानते हैं? शत्रु। ओके, क्रोधादि यानी क्रोध जैसी चीजों पर काबू करने के लिए किसे काबू करना होगा? तो क्रोध पर काबू पाने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? जिह्वा को, जो ज्यादा बोलने की आदत है, कुछ भी बोलने की आदत है, उस पर कंट्रोल करना होगा, जिह्वा पर कंट्रोल करना होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषण में कैसा मौका रहता है? तो भाषण में आप बहुत ज्यादा ठहाके तो नहीं लगा सकते, लेकिन थोड़ा बहुत नाज नखरे दिखा सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो भी आपने देखा कि बालकृष्ण, अभी थोड़ा देर पहले बताएगा। ऐसे तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म आप तो देख ही रहे हैं, मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया वो चीजें। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है इलाहाबाद में। आपको पहले ही बताया गया कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में, मृत्यु 1914 में हुआ था। ओके, याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तब तक आप कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहता हूं कि आपको क्लियर है या नहीं, कि बालकृष्ण भट्ट की माता श्री का नाम क्या है? पिता का नाम, पिता का नाम तो आपको याद ही है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम, फादर का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। इनकी माता का नाम क्या है? बातचीत, पाठ, गद्य कौन सी विधा है? मतलब ये क्या है? कहानी है, भाषण है, उपन्यास है? तो नहीं जी, ये निबंध है। अब देखिए निबंध क्या है। तो निबंध इसे क्यों? जब आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि निबंध में क्या होता है कि एक खास टॉपिक पर शुरू से लेकर अंत तक चर्चा होता है। एक खास टॉपिक पर शुरू से लेकर अंत तक चर्चा होता है। तो आपने देखा कि इस पूरे चैप्टर में एक ही टॉपिक पर चर्चा हुआ, और वो टॉपिक था बातचीत। शुरू से लेकर अंत तक उसी टॉपिक पर चर्चा हुआ। तो जब एक ही टॉपिक पर आप शुरू से लेकर अंत तक चर्चा करते हैं, चर्चा का मेन केंद्र शुरू से लेकर अंत तक वही रहता है, तो वैसे टॉपिक को कहा जाता है, या वैसे विधा को कहा जाता है निबंध। क्या कहा जाता है? निबंध। लेकिन कहानी आप जानते ही हैं, कहानी में क्या होता है कि कई कैरेक्टर होते हैं, और हर एक कैरेक्टर की यदि बात की जाए तो अपने अपने कृत्य होते हैं। भाषण में भी एक ही मुद्दा होता है। भाषण जब भी दिया जाता है तो उसमें भी एक ही मुद्दा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, किसी ये बोला जाता है, लेकिन निबंध क्या है? ये लिखा जाता है। तो थोड़ी थोड़ी अंतरें हैं इसमें। मनुष्य के साक्षात्कार कब होता है? तो इन्होंने बताया कि मनुष्य का साक्षात्कार जो है उसके बोलने से होता है। मनुष्य जब बोलता है तो उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। ऐसे तो मनुष्य जो है सूट बूट टाई बेल्ट लगाकर रहे तो उसका वास्तविक व्यक्तित्व आंका नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व को आंकना है तो उससे बातचीत कीजिए। बातचीत करने के दौरान उसका सही व्यक्तित्व सामने आता है। तो इसलिए बालकृष्ण भट्ट इस चैप्टर में कहते हैं कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार तब होता है जब वह बोलता है, जब वह बोलता है।
मनुष्य से बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। हाँ जी, ये कौन कहा था? एक चीज याद रखिए, ये बात तो बालकृष्ण भट्ट अपने चैप्टर में कह ही रहे हैं, लेकिन ये बात जो है और किसके द्वारा कही गई है? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इनका नाम है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन, बेन जॉनसन बतलाते हैं कि मनुष्य के बोलने से ही उसके सही वो या वास्तविक व्यक्तित्व का पता चलता है कि वो कैसा है, वह व्यक्ति कैसा है। और इन्हीं की बातों को कोट किए हुए हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट इस चैप्टर में। हाँ, और थोड़ा देर मैंने पहले पूछा था कि बालकृष्ण भट्ट के माताश्री का नाम क्या था, तो बालकृष्ण भट्ट के माताश्री का नाम था पार्वती देवी। मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट तो किए ही होंगे, ठीक है। थोड़ा देर पहले इस प्रश्न पर भी चर्चा किया गया था। काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहा जाता है? तो उन मंडली को कहा जाता है सुहृद गोष्ठी। जो विद्वान लोग होते हैं और उस मंडली में शामिल होते हैं, उनके मंडली को, उनके ग्रुप को कहा जाता है सुहृद गोष्ठी। रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुना था? तो फ्राइडे के मुंह से। कितने वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में। ओके। और बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता होती है? तो बाहरी बातचीत में फरीक की आवश्यकता होती है। एक शब्द इन्होंने यूज किया था, फरीक। फरीक का मतलब कि प्रोफेशन। और यदि बात किया जाए तो बाहरी बातचीत में अपने लोग क्या बोला जाए कि बाहरी जब बातचीत करते हैं तो बाहरी बातचीत का कहने का मतलब कि मंच वगैरह पर जब लोग बातचीत करते हैं तो किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? तो फरीक। फरीक का सामान्य मतलब यही है कि सोच समझकर शब्दों को तोल कर सामने परोसना, ताकि वह किसी को बुरा न लगे। तो बाहरी बातचीत में फरीक की आवश्यकता होती है। आपको थोड़ा देर पहले बताया गया 4 लोगों के से अधिक की बातचीत में क्या होता है? तो राम रमोवल। क्या होता है? राम रमोवल। एक बात आपको बताया गया, वास्तविक बातचीत 2 लोगों के बीच, और अंगूठी के नगीने के जैसा बातचीत 3 लोगों के बीच, और 4 से अधिक लोग की बातचीत जब हो गई तो वह क्या हो गया? एक 4 तक तो रहेगा तो फॉर्मेलिटी, उसके बाद जाएगा तो राम रमोवल। ऐसी बात याद रखिएगा। अनादर का मूल किसे कहा गया है? तो अनादर का मूल कहा गया है बिन बुलाए जाना। कहीं पर आप बिना बुलाए नहीं जाइएगा कभी भी, इस बात का ख्याल रखिए। यदि कहीं से निमंत्रण आता है, लेट आता है, लास्ट में आता है, तो आप नहीं जाइएगा। तो ये कौन कह रहा है? बालकृष्ण भट्ट। अनादर का मूल किसे कहा गया है? अनादर बोले तो अपमान। तो बिन बुलाए जाने को बालकृष्ण भट्ट ने अनादर का मूल बताया है। अर्थात बिन बोले या बिन पूछे किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। मतलब होता है ना बहुत सारे लोग कि यहाँ पे ये टॉपिक क्या कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा और भी बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे मैं, कि कई बार लोग ना कि मुद्दा, कई लोग आपस में बात कर रहे हैं और वहाँ पर सामने वाले से कुछ पूछा नहीं गया है और फिर भी वह बोल बैठा कि अरे नहीं ये मुद्दा ये चीज़ है, तो वैसे जगह पर आपका अनादर किया जा सकता है। तो वही कहा जा रहा है कि बिन बुलाए जाना, अर्थात बिना कुछ चीजों का पूछे और ज्यादा क्या बोला जाए, सेखी बघारना या अपने ज्ञान को वहां पे प्रस्तुत करना, एक प्रकार का अनादर समझा जाता है। ये कौन बता रहे हैं? बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ते हैं। यदि ध्यान दिया जाए, बालकृष्ण भट्ट प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो है प्रपंचात्मक संसार का आईना, भीतरी मनोवृत्ति को कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट यही बता रहे हैं कि यदि
किसी भी व्यक्ति की भीतरी मनोवृत्ति को समझ लिया जाए कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो उसके प्रपंचात्मक संसार का को आप समझ सकते हैं। ये उसका आईना है, यानी वह व्यक्ति कैसा है, क्या सोच रहा है। यदि उसके भीतरी मनोवृत्ति को समझ लिया गया तो उसके पूरे व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। यदि उसने अपनी भीतरी मनोवृत्ति को प्रदर्शित कर दिया तो वह क्या प्रपंच रच रहा था वो पूरा आईने के जैसा प्रस्तुत हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा, तो ये लाइन याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा गया, रामविलास शर्मा को। किसे कहा गया साहब, रामविलास शर्मा को। बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचना किसने कहा, तो कौन कहा भाई, यही बालकृष्ण भट्ट। कहते हैं कि ये विद्वान थे, तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, आलोचक थे। और आगे है प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार से किस श्रेणी में रखा है, तो एक राइटर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बालकृष्ण भट्ट को एडिसन और स्टील, एक अंग्रेजी निबंधकार हैं, उनसे इनकी तुलना करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का लेखन का अंदाज जो है वह किसके जैसा है, अंग्रेजी के राइटर एडिसन और स्टील के जैसा है। बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है, यह ललित निबंध है। ये कैसा निबंध है, ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो भारतेंदु काल के रचनाकार हैं। ये सारी बातें आपको बताई गई हैं और पिछले इसका जो व्याख्या बताया गया था वहां पे देख लीजिएगा इसे। जो कुछ धुआं या मवाद जमा रहता है और भाप बनकर कैसे निकल जाता है, बातचीत से। तो इन आपको समझाया जा चुका है इसकी संपूर्ण व्याख्या वाले वीडियो में कि बालकृष्ण बताते हैं कि जो कुछ धुआं या मवाद जमा रहता है दिल में, बातचीत से वह भाप बनकर निकल जाता है। ओके, भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था, तो भट्ट निबंधमाला जो है 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। आइए अगले